क्रॉस होता है नीचे धीरे से देखना ठीक है ठीक है हो गया तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ, जिसमें कौन सा बच्चा रेडियो एक्टिव से है। किससे है? रेडियो एक्टिव से। तो रेडियो एक्टिव क्या कहता है, जरा सा समझेंगे कि रेडियो एक्टिव है क्या। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव बच्चा जो है ये द spontaneous process emission बोल सकते हैं, या तो फिर यहाँ पास spontaneous अनस्टेबल चाबी भी है ना आपके यहाँ पर? बाइक वाला चाबी ना? हाँ मेरे पास ही है। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अनस्टेबल न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा पार्टिकल या इमिट्स रेडिएशन। क्यों ये रेडिएशन को क्यों इमिट्स करेगा? क्योंकि ये स्टेबल होना चाहेगा, या भी अनस्टेबल है, तो ये इमिट्स करेगा रेडिएशन को। क्या इमिट्स करेगा? रेडिएशन रेडिएशन इमिट्स रेडिएशन और इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिव। कोई दिक्कत? रेडियो एक्टिव समझ में आ गया होगा। क्या करेगा रेडियो एक्टिव? कि सर इसमें ना इमिशन करेगा। इमिशन मतलब निकालेगा। किसको निकालेगा? तो अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को। ठीक है, ये कितने तरीक़ा से निकालता है जरा से उसके बारे में समझो। तो ये 3 तरीक़ा से निकालता है बच्चों। कितने तरीक़ा से निकालता है? 3 तरीक़ा से। सबसे जो पहला हो गया तुम्हारा हो गया अल्फा डीके। कौन सा डीके? अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या कहता है कोई भी जो न्यूक्लियस होगा वो अभी अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल। कोई जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? अनस्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को निकालता है, क्या करने के लिए? स्टेबल होने के लिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को जब वो बच्चा इमिट्स करता है, निकालता है, तो इसको हम लोग अल्फा डीके बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया अल्फा डीके क्या होगा? कि ए टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके रिलीज या इमिट्स 2 प्रोटॉन्स and 2 neutrons is called क्या हो जाएगा? अल्फा डीके। इज कॉल्ड अल्फा डीके। कोई दिक्कत? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अल्फा डीके किसे बोलते हैं। जो जिसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को निकालेगा तो उसको क्या बोल देंगे बाबू? अल्फा डीके। अच्छा सर, ये अल्फा डीके में और क्या होगा तो सुनेंगे अल्फा डीके। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बाबू? एक एग्जाम्पल की, कि एक एलिमेंट है जो एक से मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर बच्चा तुम्हारा 30 है और एटॉमिक मास 65 है। चलो मान लेते हैं कि एक एलिमेंट कौन है यहाँ पास? एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर 30 और एटॉमिक मास, और इसमें एक अल्फा डीके हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? अल्फा डीके। जैसा ही अल्फा डीके होगा तो इसमें से 2 घट जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा?
2 घट जाएगा, यानी कि x है तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 घटेगा तो हो जाएगा 28, और एटॉमिक मास में कितना घटेगा 4, एटॉमिक मास में कितना घटेगा 4, यानी कि 61 हो जाएगा। अब तुम्हारा मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये 4 क्यों घटा, ये 2 क्यों घटा, तो जरा सा हम बताते हैं कि जैसे कि ये मान लो कि सोडियम, हाँ सर सोडियम, अगर हम इसमें पूछेंगे कि प्रोटॉन कितना है तो तुम कहोगे 11, इलेक्ट्रॉन कितना है तो कहेंगे 11, न्यूट्रॉन कितना है तो सर यहाँ 11 था, इसका एटॉमिक मास मान लो कि 23 है। कितना बच्चा 23, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 23 में से 11 को घटा दो, 23 में से 11 को घटा दोगे तो आ जाएगा कितना 12, कितना आएगा 12। और जो मास होता था, थोड़ा सा ज़्यादा गैदरिंग हो रहा है क्या, मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो ठीक है। देखिए मास क्या होता था, मास तो न्यूक्लियस में होता था, न्यूक्लियस में कौन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर ये भी 2 घटा और ये भी 2 घटा, बताओ टोटल कितना घट गया 4 घट गया। सर अगर खाली प्रोटॉन घटता मतलब ये एटॉमिक नंबर घट जाता, कौन घट जाता एटॉमिक नंबर। अभी तो बताएं कि अगर ये x है तो ऊपर में होता था एटॉमिक मास A और नीचे में एटॉमिक नंबर Z होता था, क्या होता था Z। अच्छा सर इतना बात क्लियर हुआ। आगे देखो, आगे यहाँ से क्या हो जाएगा कि प्लस में तुम्हारा आ जाएगा He, कौन आ जाएगा हीलियम, कि यहाँ से जो 2 निकला एटॉमिक नंबर ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो शॉर्ट MCQ में ये भी पूछता है कि बताओ अल्फा डीके कौन सा एलिमेंट में होता है, तो तुम्हें बताना होगा वो हीलियम में होता है। किस में होता है हीलियम में। कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है 2, और कितना उसका मास कितना घट जाता है तो 4 से। कोई दिक्कत। अगर यही पास हम यहाँ पास 2 अल्फा लिख दे, कितना लिख दे बाबू 2 अल्फा, तो देखो 1 के लिए 2 घट रहा था, जब 1 अल्फा था तो 2 घट रहा था, अब 2 का अल्फा आ गया तो बता दो कितना घट जाएगा सर, ये 4 घट जाएगा। कितना घट जाएगा बाबू 4, और ये कितना घट जाएगा 8 घट जाएगा। तो बताओ 65 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 55, 55 बचेगा 8 नहीं सर 57 बचेगा। ठीक है। अब उसके बाद जो हीलियम है एक और आ जाएगा हीलियम सर, एक और हीलियम आ जाएगा। बोलो बात आया समझ में, मतलब 2 अल्फा डीके हो गया। अब यहाँ इसी प्रकार से 3 गो रहता, तो 3 गो रहता तो कितना घट जाता 6 घट जाता, और ऊपर में कितना घट जाता 12। जब 1 में घटता एटॉमिक नंबर 2 तो 3 गो है तो 3 दूनी 6, और 1 रहता है एटॉमिक मास घटता कितना 4। अगर यहाँ पास 2 है तो 8 घटा, 3 रहता तो 12 घट जाता। कोई दिक्कत। बोलो अल्फा डीके समझ में आया। और सुनो इसमें अल्फा डीके में थोड़ा सा और सुनो। ये जो अल्फा डीके होता है बाबू ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है पॉजिटिव। अल्फा डीके कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये तीनों की बात करें अल्फा बीटा गामा, ये तीनों की बात करें तो सबसे अगर हेवीस्ट मास पूछेगा कि सबसे बताओ भारी कौन होता है, तो सबसे भारी तुम्हारा यही होता है। यानी कि ये बच्चा इसका जो मास होता है बहुत ज़्यादा होता है, मास सबसे ग्रेटर देन होता है, मास ग्रेटर देन किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हमसे नहीं, ये बच्चा ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, बीटा से एंड गामा से। बीटा और गामा से दोनों में से सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा के। अच्छा सर कहेगा बताओ कौन ज़्यादा आयोनाइज करेगा बाबू, अल्फा पार्टिकल में से, बीटा पार्टिकल में से, गामा पार्टिकल में से, बोलेगा बताओ कि कौन ज़्यादा आयोनाइज करेगा, मतलब चार्ज करेगा। तो अल्फा पार्टिकल जो है बच्चा बहुत ज़्यादा आयोनाइज करता है। क्या करता है बहुत ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं तो वेरी आयोनाइजिंग पावर, वेरी आयोनाइजिंग पावर, वेरी आयोनाइजिंग पावर होता है। मतलब किसी भी चार्ज, किसी भी पार्टिकल को, ये जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो किसी भी पार्टिकल में जाएगा, टकराएगा तो बहुत जल्दी आयोनाइज कर देगा। अच्छा सर आगे बात करें तो इसका जो स्पीड होता है, किसका स्पीड, ये भी पूछ लेता है कि बताओ अल्फा बीटा गामा, मेरा बात सुनो मेरा मामा, अल्फा बीटा गामा ये तीनों में बताओ किसका सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड होगा तुम्हारा गामा के, सबसे कम किसका होगा, स्पीड जो होता है वेरी लो होता है, वेरी लो। अब किसके कंपेयर में वेरी लो, मतलब ये बीटा से भी कम स्पीड होता है और गामा से भी कम स्पीड होता है।
तो ये कुछ तुम्हारा ये 4 गो बात यहाँ लिखे जहाँ से आपको MCQ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? MCQ। देख लो एक बार। अब हम लोग चलते हैं बच्चा कौन सा रेडिएशन में? बीटा रेडिएशन में। किस में? बीटा। अच्छा सर एक चीज़ और पढ़ना होगा आपको, अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन। तो अल्फा इमिशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल में हीलियम का, किसका? हीलियम का एलिमेंट्स निकलता है या हीलियम न्यूक्लियस निकलता है तो उसको बोलते हैं अल्फा इमिशन। क्या बोलते हैं? अल्फा इमिशन। सीधा मान लो कि ये XC है, यहाँ पास एटॉमिक नंबर मान लो कि तुम्हारा 26 हो गया और ये तुम्हारा 13 हो गया या 12 हो गया, ठीक है। इसमें से हम निकाल दिए HE को। किसको निकाल दिए? HE को। तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इस सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ कर दो। यहाँ पास ये तुम्हारा यहाँ पास निकल गया कि एक हो जाएगा Y और यहाँ एक निकल गया हीलियम। को निकल गया? हीलियम। 2 4, ठीक है। तो जैसे ही 2 घटेगा तो बताओ 13 से कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 11 और 26 से 4 घटा तो आ गया 22। समझ में आया? इसी को हम लोग अल्फा इमिशन बोलते हैं। कौन सा इमिशन? अल्फा इमिशन। जहाँ हमको हीलियम मिलता है। क्या मिलता है? हीलियम। कोई दिक्कत? चलो आ जाओ हम लोग बीटा इमिशन में आते हैं। किस में आते हैं बाबू? बीटा इमिशन यानी कि बीटा डीके। बीटा डीके। बीटा डीके देखो क्या कहता है। जो बीटा डीके है ये भी क्या है बच्चा? ए टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके। अच्छा सर ये रेडियो एक्टिव डीके है तो ये करेगा क्या? अनस्टेबल। इट इज ए टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस ये तुम्हारा क्या करेगा उसको? अनस्टेबल न्यूक्लियस टू इमिट्स या रेडिएट। इमिट्स बोलो या तो क्या बोलो? रेडिएट बोलो, रेडिएशन बोलो। रेडिएशन 1 इलेक्ट्रॉन। कौन सा बच्चा? 1 इलेक्ट्रॉन। जो बीटा डीके होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को रेडिएट करता है, इमिट्स करता है, तो उसको हम लोग बीटा डीके बोलते हैं। कौन सा डीके बोलते हैं? बीटा डीके। जैसे कि मान लो कि एक कोई X एलिमेंट बहुत बार ले लिए हैं, मान लो कि हम Z एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग को पता होगा, हम ये मान के चले थे, आप लोग को पता हो, नहीं पता है तो हम अभी बता देते हैं कि अगर ये X एलिमेंट है तो यहाँ पास इसको Z लिखते हैं और यहाँ पास इसको A लिखते हैं। A मतलब ये तुम्हारा हो गया एटॉमिक मास। क्या हो गया बच्चा? एटॉमिक मास। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। क्या हो जाएगा बाबू? एटॉमिक नंबर। कि जो नीचे लिखा रहेगा वो तुम्हारा एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा रहेगा एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल में मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा W है, कहेगा ठीक है सर। W में यहाँ पास लिखा हुआ मान लो कि 13 और यहाँ लिख दिए 27। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ ये W कौन सा एलिमेंट है, तो तुम लोग ये देखना कि अच्छा 13 में कौन आता है? कौन आता है 13 में? एल्यूमिनियम। कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो सर ये जो W है ये आपका एल्यूमिनियम है। कौन है? एल्यूमिनियम है सर। हम कहे ठीक है। अब यहाँ पास पूछेगा कि बताओ, ऐसे देख के कहेगा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 13। एटॉमिक मास कितना है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 27। अच्छा प्रोटॉन यहाँ कितना है, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर, कोई भी एलिमेंट्स का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है उसका? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी यहाँ 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये पूरा जो Z है, जो एटॉमिक मास है, उसमें से क्या कर देंगे? ये प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे, यानी कि n बराबर आ जाएगा 27 - 13 यानी कि 14 आ जाएगा। देखो ये आ गया तुम्हारा यहाँ से। कोई दिक्कत? अच्छा सर इधर आओ। अब हम यहाँ बता रहे हैं कि मान लो कि इसका एटॉमिक नंबर बचा तुम्हारा 13 नहीं मान के चलो, मानते हैं कि 8 है, और ये तुम्हारा हो जाएगा 16। इसमें से एक बीटा पार्टिकल को निकाला जा रहा है। किसको निकाला जा रहा है? बीटा पार्टिकल्स को। एटॉमिक मास 0 होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सर इसका मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो नो चेंज इन मास। नो
चेंज इन मास, इन मास, मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मास पे कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से एक ये का हो जाएगा घटेगा, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा ये कोई दूसरा एलिमेंट्स आ जाएगा, वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वाई। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हो जाएगा 9 और ये 16 के 16 रह जाएगा। कैसे सर? जब 9 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो इसका बराबर होगा 8 के, एक इलेक्ट्रॉन निकलना। अब तुम लोग गलत ना समझ लेना कि अच्छा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो पहले 8 था अब 7 हो जाएगा। दोनों तरफ बैलेंस भी तो होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस। इसलिए जहाँ यहाँ 8 रहेगा तो यहाँ 9 लिख देना। कुछ ना समझ में आएगा तो आप सीधा सीधा बोलना कि बीटा पार्टिकल्स जब बीटा डीके होगा तो उसमें एटॉमिक नंबर जो है एक इंक्रीज कर जाता है। एटॉमिक नंबर कितना इंक्रीज कर जाता है, एक। बोलो परमाणु संख्या कितना बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है। ठीक है सर। अब जब परमाणु संख्या 1 से बढ़ गया तो अब आगे देखेंगे इसका कुछ नेचर है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बीटा का कुछ नेचर है। तो सबसे पहले बताओ कि बीटा तुम्हारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो सर ये जो बीटा है ना ये मेरा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास इलेक्ट्रॉन निकल रहा। कौन निकल रहा है बच्चा? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बीटा को जो स्पीड होता है ये 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कहें तो अप्रॉक्स बच्चा गामा के बराबर हो जाता है। गामा की भी स्पीड ऐसा इतना ही कुछ होता है, वो होता है 3 गुना 10 के पावर 8, मतलब थोड़ा सा आसपास ही है। अच्छा, बीटा का जो बच्चा आयोनाइजिंग पावर है ये मीडियम होता है। देखो सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर किसका होता है? अल्फा का। याद रखना सारा बात तो सिमिलर मिलेगा आपको कि सर सबसे कम स्पीड किसका होगा तो अल्फा का, और मॉडरेट बीटा का, सबसे ज़्यादा गामा का। लेकिन जो पेनेट्रेटिंग पावर होगा, जो हार्मफुल करने का जो क्षमता होगा वो अल्फा के कम, बीटा को उससे थोड़ा ज़्यादा और गामा के सबसे ज़्यादा। तो जो सेम बात रहेगा उसको नहीं याद करना, जो अलग चीज़ है। जैसे कि देखो अलग चीज़ ये बता रहे हैं कि जो तुम्हारा बीटा है इसका पेनिट्रेटिंग पावर, अच्छा पेनिट्रेटिंग तो बात कर ही लिए, स्पीड भी बात कर लिए, आयोनाइजिंग ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। कि ज़्यादा सबसे, देखो होना चाहिए था सबसे ज़्यादा बीटा का, लेकिन गामा का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आयोनाइज करने का जो बच्चा पावर है सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का। यानी कि आयोनाइज करने की जो क्षमता है सबसे कम किसका होता है तो गामा के। किसका? गामा के। याद रखिए यही बच्चा एक उल्टा, बाकी तो सब ठीक है। नाम सीरियसली जैसे हम लोग CL में पढ़े वैसा ही है कि पहले अल्फा का थोड़ा सा कम होना चाहिए, बीटा का ज़्यादा, गामा का ज़्यादा, तो सारा कुछ सेम है। खाली बस ये आयोनाइजिंग जो है ना उल्टा है। आयोनाइजिंग सबसे ज़्यादा किसका होता है तो अल्फा। आयोनाइजिंग मतलब क्या? आयोनाइजिंग मतलब किसी के साथ जाएगा तो कितना जल्दी किसको कितना चार्ज कर देगा, ये कहने का मतलब हुआ। अच्छा सर आगे बात करते हैं। तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसमें, और इसका स्पीड भी हो गया, ठीक है। और इसका पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब ये नुकसान करने की क्षमता, मतलब कि कौन ज़्यादा नुकसान करेगा तो ये मॉडरेट होता है। क्या होता है? मॉडरेट कहने का मतलब ये ज़्यादा उतना हार्मफुल नहीं करेगा जितना ज़्यादा गामा करेगा। अच्छा, अब अल्फा से तो ज़्यादा होगा। ठीक है सर, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पास देते हैं कि मान लो कि ये तुम्हारा पास Q है, इसका एटॉमिक मास मान लो कि 30 है और ये 15 है। यहाँ पास एक बीटा डीके हो रहा, नहीं 2 बीटा डीके हो गया। लो बन जाएगा इस पे? हाँ सर ये बीटा डीके बनेगा आप लोग से? जी बिल्कुल सर, कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा Q, इसका एटॉमिक मास उतना ही रहेगा, ये वाला 15 से हो जाएगा 13, 15 से कितना हो जाएगा 13, तो गलत हो गया। देख लो कुंदन बिहारी, 15 से 13 होगा और कह रहा यस सर। यहाँ बढ़ता है, बीटा डीके का होता है बढ़ता है, यानी कि ये हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग। बीटा हो गया गामा डीके। अब गामा डीके में देखेंगे, आ जाओ। गामा डीके क्या कहता है? तो ये भी बच्चा पूरा स्टेटमेंट उसी के जैसा कहेगा। क्या? ए टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। कौन सा? रेडियो एक्टिव
अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टू इमिट्स। अब इमिट क्यों करेगा? जो अनस्टेबल है तो जाहिर सी बात है स्टेबल होने के लिए इमिट्स करेगा। तो अनस्टेबल जो है वो इमिट्स हो करेगा बच्चा स्टेबल होने के लिए। क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। ठीक है सर। इमिट्स रेडिएशन नहीं, इमिट्स एनर्जी। क्या? एनर्जी। एनर्जी निकाल। एक चीज़ और याद करना है, थोड़ा सा मैं ना पीछे आता हूँ, सेव किया था ना, हाँ देखो ये इसमें थोड़ा सा बताने वाली बात ये है कि जो बीटा डीके होगा इसमें एक पॉजिट्रॉन, एनर्जी तो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा एनर्जी तो निकलेगा ही नहीं, एक एंटी नाइट्रिनो बोलते हैं। एवं मामू एंटी नाइट्रिनो सुनो, एंटी नाइट्रिनो को जो क्या है तो एक बच्चा रेडिएशन है, ना तो इसका मास होता है ना विजिबल होता है, लेकिन हाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है एंटी नाइट्रिनो का। ये जो एंटी नाइट्रिनो निकला है ये मासलेस होता है। कैसा होता है बच्चा? और इनविजिबल होता है। ठीक है। तो जहाँ बीटा आवेगा, काहे बता दिए, काहे के बुक में कॉपी में देखोगे तो वहाँ पास एंटी नाइट्रिनो करके ऐसे लिखा रहेगा भी और उस पर बार चढ़ाया रहेगा। तो तुम लोग कहोगे सर ये तो नया बात बताए नहीं, और ये क्या है तुम्हारा एनर्जी है। तो एनर्जी दोनों में निकालेगा, यहाँ पास अल्फा में भी तुम्हारा एनर्जी निकालेगा। किस में निकालेगा? अल्फा में। हाँ यहाँ पास भी आपको एनर्जी आएगा, या एनर्जी सब में आवेगा, इसमें भी एनर्जी और इसमें भी एनर्जी। ठीक है। तो जो एनर्जी निकल रहा है ना अल्फा डीके बीटा डीके दोनों में, अल्फा बीटा में, वही जो एनर्जी है तुम्हारा गामा के रूप में निकल रहा है। किसके रूप में निकल रहा है? गामा के रूप में। कुछ नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, जो गामा है ये क्या है? तो गामा एक सिंपल सी एनर्जी है, सिंपल सी एनर्जी है जो कि अल्फा डीके में भी निकल रहा था, बीटा डीके में भी निकल रहा, वही है तुम्हारा गामा। वही तुम्हारा क्या है? गामा। और गामा जो होता है तुम्हारा ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा वेव होता है बच्चा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और आगे सुनो, जो बीटा रे है, जो बीटा रे ये तुम्हारा क्या करेगा? ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों को क्या करता है बच्चा? डिफ्लेक्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों को क्या कर देता है? ये बच्चा डिफ्लेक्ट कर देता है। डिफ्लेक्ट करने का कहने का मतलब हो गया कि वो अपने रास्ता से विचलन कर देता है, हटा देता है। कौन? बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। लेकिन अल्फा पार्टिकल ऐसा नहीं करता। ठीक है। ठीक, चलिए तो यहाँ पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ये लाइट हो जाएगा, और ये इसका जो एनर्जी होगा बच्चा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एकदम हाईएस्ट होता है। अच्छा, पेंट्रेटिंग पावर जो होगा, भेदन करने की क्षमता, जो नुकसान पहुंचाने का क्षमता, तो ये भी सबसे ज़्यादा इसी का होता है। पेंट्रेटिंग पावर हाईएस्ट होगा, पेंट्रेटिंग पावर। जो पेंट्रेटिंग पावर होगा ये क्या होगा? इसका बहुत ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। ये मैक्स लिख देते हैं, बहुत समझ जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं आया होगा समझ में कि पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका है? सो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि नहीं हुआ? अब एक क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, हम आप लोग को दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके बनाइएगा कि ये एक्स है, यहाँ से मान लो कि इसका एटॉमिक नंबर 40 है, एटॉमिक मास 85 है। ओके सर, यहाँ पास 2 अल्फा का डीके हुआ है और ये बन गया है W। क्या बन गया है? W। फिर W में से फिर यहाँ पास 2 बीटा का इमिशन हुआ है और ये बन गया है Q। फिर यहाँ पास 1 अल्फा का नहीं 3 अल्फा का डीके हुआ है। लो अब ये बनेगा Z बन जाएगा आप लोग से। तो चलो आ जाओ, देखो हम बता देते हैं, आप लोग घर से बनाइएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा।
अल्फा निकालने का मतलब सर एक अल्फा मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पास कितना है 40 है, तो 40 में से जब एक गो रहता तो 2 गो, 2 गो तो कितना 4 गो घटेगा सर 36 हो जाएगा। और ऊपर में कितना एक गो रहता तो 4 घटता 2 गो है तो 8 घट जाएगा, ये हो जाएगा 77। ठीक है सर। अच्छा अब बीटा इमिशन हो रहा है, तो बीटा इमिशन में हम बोले कि मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये 77 को 77 हो जाएगा। जो एटॉमिक नंबर है ये 3 बढ़ कितना है 2 है, तो 2 बढ़ जाएगा यानी कि 38 हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा अल्फा इमिशन में आ जाओ। अल्फा इमिशन में क्या बोल रहा है कि अल्फा इमिशन में फिर से वही काम करना है, एक गो रहता सॉरी, तो 2 गो घटाते, यहाँ 3 है तो 6 घट जाएगा, तो 38 में से 6 घटाओगे तो 32 आ जाएगा। और एटॉमिक मास 12 घट जाएगा, तो बताओ 77 में से 12 आ जाएगा तो तुम्हारा आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा सर, ये आ गया 12 तो ठीक है 5, ये आ जाएगा 6 65। सही है ना। अरे घटाना 12 है ना, तो 12 घटेगा तो 2 घटा तो 7 में से 2 गया 5, सही है 65। ठीक है, तो ये तुम्हारा बना बच्चा क्या, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों रेडिएशन की बात हुई। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट डे। तब तक इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।